तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 8 का साइंस और सोशल साइंस का यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, साथ ही उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, आंसर देखेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एग्जाम से पहले इसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में जो है क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं, उसको भी आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं मैथ का जो है मैंने आपको पहले ही जो है क्लियर करा दिया है, अच्छे से आप लोगों को मैंने बता दिया है, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग साइंस को देखेंगे। तो साइंस की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए साइंस की ओर बढ़ते हैं, तो साइंस की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है आ चुका है ना। देखिए क्वेश्चन जो है आ चुका है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से आप लोगों को समझते जाना है और हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो देखिए बच्चों, पहला जो सवाल दी गई है, सवाल यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है साइंस का। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक जो है इसी तरह से आपका रहेगा, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन दी गई ना, कहता है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होता है। तो गेहूं का जो रस्ट होता है वो कवक के कारण होता है, कवकों के कारण ही जो है गेहूं का रस्ट होता है। याद रखेंगे, गेहूं का रस्ट किसके कारण, कवक के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब, सही सटीक आंसर हो जाएगा, कवक। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया है। अगला सवाल कह रहा है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए पूरा वातावरण में जितने भी चीज आप देख रहे हैं, जितने भी वस्तु आप देख सकते हैं, हर एक में जो है सूक्ष्मजीव पाया जाता है, हर एक में जो है सूक्ष्मजीव पाया जाता है। जैसे मेरे हाथ में ये भी सूक्ष्मजीव में, इसमें भी सूक्ष्मजीव है, कलम छुए है, इसके ऊपर भी सूक्ष्मजीव है, अंदर में भी सूक्ष्मजीव है, यानी हर एक चीज में जो है सूक्ष्मजीव पाया जाता है। जैसे यहाँ पे सवाल पूछा गया कि सूक्ष्मजीव जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्मजीव जो होता है वो जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है और मिट्टी में भी पाया जाता है। ये यानी कि इसमें जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में जो है सूक्ष्मजीव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दी गई है। सवाल कहता है कि जीवाणु एवं कवकों के द्वारा जो है अपघटित होने वाले जो है पदार्थ कहलाते हैं। तो जीवाणु जीवाणु एवं कवकों के द्वारा जो है अपघटित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उसको हम अपघटन कहते हैं। याद रखेंगे, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा, ठीक है, बैक्टीरिया एवं फंगस के द्वारा जो अपघटित पदार्थ होते हैं, जो अपघटित जो है पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए कहता है कि सोडियम को जो है किसमें डुबाकर रखा जाता है। और बच्चों मैंने आपको बताया था सोडियम क्या है। तो सोडियम जो है ना एक अतिक्रियाशील धातु है, जो कि वायु के संपर्क में आने के बाद जो है यह स्वतः जलने लगता है। और इसी को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए ही, सोडियम को संरक्षित करने के लिए ही मिट्टी के तेल में जो है इसको डुबो कर रखा जाता है। मैंने सब्जेक्ट में आपको अच्छे से समझाया था। तो सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सोडियम को जो है किसमें डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को जो है किसमें डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में जो है डुबोकर रखा जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिट्टी के तेल में। इसको आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए, कॉपी में आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ होता है। दहन, दहन का मतलब होता है जलाना। किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। अगर उस जगह पर ऑक्सीजन ना रहे तो कोई भी वस्तु, आप चाहे कितना अतिक्रियाशील धातु है, कितना भी जो है ज्वलनशील है, तो वह जो है नहीं जलेगा, वह जो है नहीं जलेगा और दहन उसकी नहीं होगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि किसी पदार्थ की जो है दहन की जो है सहायक होती है। दहन का सहायक किसका होता है, दहन का सहायक पदार्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ को हम जला सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों, दी गई है। सवाल क्या है, कहता है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों, बताइए क्यों फिसल जाएंगे। देखिए बर्फ जो है ना पूरी तरह समतल है ना, पूरा सतह एकदम समतल है, चिकना सतह है। तो वहां क्यों होगा, क्योंकि वहां पर जो है ना अगर जितना ज्यादा चिकना सतह रहेगा, वहां पर क्या होगा कि हमारा जो पैरों का जो घर्षण होगा और उसका जो घर्षण होगा वो बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घर्षण जो है कम हो जाने के कारण, घर्षण जो है कम होगा, इसलिए जो है बर्फ पर जो हम लोग फिसल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कई बार कि आपकी अगर थाली जो है थाली है उसके बीच में कोई गेंद रख दीजिए और थाली को थोड़ा सा जो है ना ऐसे से ठोकिए। जैसे हम यहाँ पे थाली बना देते हैं, ठीक है, ये मान के चलिए मेरा ये थाली है, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई वस्तु रखे हैं, अगर हम इसको कोई डंडा से ऐसे ठोकेंगे ना तो ये जो है कंपन करेगा। जब कंपन करेगा तो यह जो वस्तु जो हम रखे हैं या गेंद रखे हैं, कोई भी वस्तु रखे हैं, तो ये जो है आगे पीछे ऐसे ऐसे करके डोलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु की मध्य स्थिति में यानी बीच में जो है रखी गई है, तो आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो गति को हम कहेंगे कंपन। क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंपन हो जाएगा। इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आप लोगों को दिमाग में खोस लेना है, रिविजन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों दी गई है। सवाल है कि किस प्रक्रिया के कारण जो है श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मैंने कहा था बच्चों कि श्वेत जो प्रकाश है यानी कि सूर्य की जो प्रकाश है ना वो श्वेत होती है, लेकिन वो क्यों होती है मैंने आपको बताया था। और श्वेत प्रकाश जो होती है उनसे 7 रंग होते हैं, याद रखें 7 रंग होते हैं। जो 7 रंग की रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसको कि मैंने आपको बताया था प्रकाश क्या है, प्रकाश की विशेषताएं को समझाया, स्पेक्ट्रम क्या होता है, सारा चीज मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस प्रक्रिया के कारण ही श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में बट जाता है। तो 7 रंगों में बटने की प्रक्रिया हम कहते हैं विक्षेपण प्रक्रिया। याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं, विक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब हो जाएगा, विक्षेपण प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दी गई है। सवाल कह रहा है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए जो है सर्वाधिक जो है सुविधाजनक दूरी जो है लगभग कितनी होती है। यानी कि यहाँ पे सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए कि मानव नेत्र द्वारा न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मानव नेत्र का जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है, या ऐसा पूछ दिया कि समान नेत्र द्वारा जो है पढ़ने के लिए जो है सर्वाधिक जो है सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी है। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपके हाथ में एक बुक है, किताब है, उसको 25 सेंटीमीटर से जैसे नजदीक कीजिएगा तो आपको जो है साफ साफ नहीं दिख पाएगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा और आप जो है उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा। लेकिन अगर मान के थोड़ा दूर कर दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर से भी दूर रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक सुविधाजनक, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो है सर्वाधिक जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो न्यूनतम दूरी आपको याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल कह रहा है कि किस कारण जो है पृथ्वी के अंदर जो है मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाता है ना। यार ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल कह रहा है कि किस कारण से जो है पृथ्वी के अंदर जो है मृत पेड़ पौधे या सड़े गले जो है पेड़ पौधे जो है हजारों साल बाद जो है वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है। देखिए आपको मैंने बताया था बच्चों कि अगर कोई भी वस्तु मिट्टी के अंदर दब जाता है तो बाहरी दबाव उसके ऊपर है, और अंदर में क्या है कि जब वो पूरी तरह से जो है वहां दबा रहता है तो वहां पे उच्च ताप का भी जो है स्थिति बन जाती है। तो उच्च दाब और उच्च ताप दोनों की स्थिति के कारण ही जो है यह कोयले में परिवर्तित हो जाती है। याद रखेंगे उच्च दाब और उच्च ताप के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कहता है कि कोक जो है किसका शुद्ध रूप है। तो कोक जो होता है वो कार्बन का, याद रखेंगे कार्बन का जो है ये शुद्ध रूप होता है। कोक जो है किसका रूप, तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्बन का जो है ये शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, आपका दिया गया है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो मृदा अपरदन को रोकने में किसकी सहायता होती है। देखिए मृदा अपरदन, जैसे कि मान के चलिए कि बाढ़ आई है या जो है तेज आंधी चल रही है तो वहां पे धूलकण बहुत ज्यादा उड़ता है, तो है तेज आंधी के कारण धूलकण बहुत उड़ने लगता है, तो मृदा अपरदन हो रही है, मृदा जो है पूरी तरह से जो है कट रहा है। और देखिए ज्यादा जो है बाढ़ आता है, पानी का तेज बहाव होता है तो मिट्टी जो है कट जाती है। तो इसको रोकने के लिए मुख्य उपाय यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाते हैं ताकि जो है मृदा अपरदन कम हो। तो यहाँ पे सवाल वही पूछा गया है कि मृदा अपरदन को रोकने में जो है सहायक, तो मृदा अपरदन को रोकने में मुख्यतः सहायक क्या होती है, वृक्ष होता है। ठीक है, ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो मृदा अपरदन जो है कम होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि कागज का जो है कितने बार जो है पुनः चक्रण संभव है। तो पुनः चक्रण है कि दोबारा जो है मोड़ सकते हैं कागज को जो है ना
5 से लेकर 7 बार ही हम उसको जो है पुनः चक्रण कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। 8वां या 9वां बार आप कीजिएगा ना तो वो नहीं मोड़ पाइएगा। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कागज को कितने बार जो है पुनः चक्रण जो है संभव है, तो ये हो जाएगा 5 से 7 बार, 5 से 7 बार। ऑप्शन नंबर जो 1 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया सवाल, यहाँ पे देखिए बहुत जबरदस्त सवाल है, सवाल एग्जाम में ये फंसेगा। देखिए सवाल कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं, तो वायु में नाइट्रोजन जो होते हैं वो 78% होते हैं। याद रखेंगे 78% सिर्फ जो है नाइट्रोजन है वायुमंडल में, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है, सवाल कहता है कि किसके द्वारा जो है वायुमंडल की ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त होती है, तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है क्षति होने का मुख्य कारण ये होता है CFCS गैस। याद रखेंगे CFCS के कारण जो है वायुमंडल की जो है ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो सवाल दी गई बच्चों, आगे देखिए सवाल क्या है, क्या कह रहा है, सवाल कहता है कि जरायुज जंतु कौन से हैं, तो जरायुज जंतु मैंने आपको बताया था जरायुज किसे कहे जाते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपको कई बार मैंने आपको रिपीट करके बताया, अच्छे समझाया है कि जरायुज जंतु कौन होते हैं। तो जरायुज जंतु यहाँ पे क्या कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गाय हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली, ये सारे क्या है जरायुज है, ये सारे क्या है जरायुज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दी गई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है। देखिए जब रेशम का जब कीट बनता है ना तो पहले क्या होता है कि कोकून बनता है, पहले क्या होता है कोकून का तैयार होता है, उसके बाद जो है पुपा तैयार होती है, उसके बाद जो है आपका वयस्क बनता है, उसके बाद जो है रेशम के कीट जो है तैयार हो जाती है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला स्टेप में क्या होता है कोकून होता है, दूसरा स्टेप में जो होता है पुपा होता है, उसके तीसरा स्टेप में जो है वयस्क बनते हैं। यानी कि ये तीनों हो जाएगा। यानी रेशम के कीट का जीवन चक्र जो है किस प्रकार का होता है, ये इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है, प्रश्न कहता है कि विद्युत सेल में कितने जो है टर्मिनल होते हैं, तो विद्युत सेल में कितने टर्मिनल, विद्युत सेल में दोनों टर्मिनल होता है, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। तो इसमें क्या हो जाएगा विद्युत सेल में कितने टर्मिनल, 2 होते हैं। याद रखेंगे कितना होता है बच्चों, 2 होता है ना, तो 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अरे कहाँ आता है इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों दी गई है, सवाल कहता है कि कौन विद्युत धारा के जो है प्रभावित होने पर ही दीप्त होता है। तो देखिए दीप्त मतलब जलता है, तो देखिए कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने पर ही दीप्त होता है, तो दीप्त होता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एलईडी हो जाएगा, एलईडी बल्ब जिसको हम कहते हैं ना, एलईडी हो जाएगा। विद्युत धारा प्रभावित होने पर ही क्या होता है, दीप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एलईडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दी गई है कि विद्युत धारा कौन सा प्रवाह उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। विद्युत धारा जो क्या होती है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। समझने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल के रूप में अच्छे से बताया हुआ है कि किस प्रकार से होता है। अगर किसी भी विद्युत धारा को अगर मान के किसी भी चालक तार के इर्द गिर्द अगर मान कोई चुंबक रखते हैं ना या कोई लोहे की वस्तु रखते हैं, तो ये ऐसे करके चुंबक एक दूसरे के साथ जो है आकर्षण का जो है ये नियम जो है पालन करने लगती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों की यहाँ पे पूछा गया विद्युत धारा जो है कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, तो ये जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सवाल कह रहा है कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, तो मजबूत रेशा जो होता है वो नायलॉन का होता है, नायलॉन का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि प्लास्टिक को आग का विरोध कर सकता है वह, देखिए प्लास्टिक याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या कहता है प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है, आग का क्या करना है, आग का विरोध कर सकता है वह है, तो वह जो है वो क्या है ब्लैकटाइड है, उसके बाद है क्या है मेलामाइन है, उसके बाद पीवीसी है। ये सभी क्या है ना, ये सभी क्या है जो आग का जो है विरोध कर सकता है। विरोध अब ये नहीं कि पूरी तरह से विरोध करेगा, तो यहाँ पे जब तक लोहा नहीं रहेगा तो विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक है ना, क्या कहे प्लास्टिक को जो है आग का विरोध कर सकता है, कुछ देर तक सह सकता है। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बैकेलाइट हो जाएगा, उसके मेलामाइन हो जाएगा और पीवीसी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है,
सवाल कहता है कि पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है, तो पॉलिस्टर की सामान्य किस्म होता है टेरिलीन होता है, टेरिलीन। पॉलिस्टर का सामान्य जो पॉलिस्टर का सामान्य जो किस्म होता है, जो रूप होता है, तो वो क्या होता है बच्चों, ये होता है टेरिलीन, याद रखिए टेरिलीन होता है। ऑप्शन नंबर जो है एक इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पे आपके सामने आ चुका, देखिए दिया गया है, किधर गया भाई, सवाल ऊपर चले गया, अच्छा आ गया। देखिए सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल कहता है कि परावर्तन कौन किसे कहते हैं, तो परावर्तन कौन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे परावर्तन कौन किसे कहते हैं, देखिए आपको बताना है बच्चों परावर्तन कौन। जैसे एक समतल सतह है, सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण किसी भी समतल सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में जो है वापस आ जाती है, पुनः उसी दिशा में जो क्या होता है वापस चली जाती है। अब ये आने वाली प्रकाश की किरण यानी परावर्तित किरण, याद रखेंगे परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, क्या है, परावर्तित कोण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण जो होता है उसी को हम कहते हैं परावर्तन कोण। याद रखेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या दिया है, सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए सवाल कहता है कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं, तो चमकीला पिंड, याद रखेंगे चमकीला पिंड जो है कौन से होते हैं, तो बताइए बच्चों चमकीला पिंड क्या होता है। तो चमकीला पिंड, तो देखिए चंद्रमा ये चमकीला है, लेकिन इसका जो है खुद की रोशनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा दिया है तारे, तो यहाँ पे बताइए कि चंद्रमा चमकीला पिंड कौन कौन से है, तो बताइए चंद्रमा और तारे ये दोनों हो जाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, चंद्रमा और तारे ये दोनों क्या है, चमकीला पिंड है ना। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मानव कान का जो है श्रोताप्रास है, मानव जो कान होती है, हम जो है कितने हर्ज तक जो है, कितनी ऊंची ध्वनि तक हम लोग सुन सकते हैं, तो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक जो है हम लोग आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, मानव की जो श्रोता यानी कि सुनने की जो शक्ति होती है, मानव को सुनने की जो शक्ति होती है वो 20 हर्ज से लेकर 20,000 तक होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों। सवाल देखिए क्या है, अरे आ जाओ। देखिए सवाल कह रहा है कि ध्वनि की जो है प्रबलता की माप की जाती है, तो ध्वनि की जो प्रबलता की जो माप की जाती है उसको हम डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि प्राकृतिक आवास का जो है वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। याद रखेंगे बच्चों कि प्राकृतिक आवास का जो है वन्य प्राणी जो है संरक्षण किया जाता है। वन्य प्राणी संरक्षण जो होता है वो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही व सटीक जवाब होगा। इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लेना, याद कर लेनी, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दी गई है, सवाल यहाँ पे देखिए दिया गया कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है, तो भारत में टोटल जो है ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 77 है, याद रखेंगे 77 को है। तो याद रखेंगे कितना है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, 77 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि काला सोना कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो है कोयला को कहा जाता है। याद रखेंगे काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना जो है कोयला को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने देखिए क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। देखिए चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो है रस्से बनाए जाते हैं, तो रस्से बनाए जाते हैं। तो ये देखिए चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्से जो बनाए जाते हैं ना वो नायलॉन से बनाए जाते हैं। याद रखिए नायलॉन जो है इतना ऐसा जो है मतलब पदार्थ है, यानी कि लैंडलॉर्ड की जो रस्सी होती है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, आसानी से नहीं सकते, उसको काट सकते, चाकू से भी काटेंगे बहुत लेट लगेगा। तो यहाँ पे चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाए जाते हैं वो किसकी बनाई जाती है, नायलॉन की बनाई जाती है, यानी नायलॉन से जो है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एक ईंधन नहीं है, तो एक ईंधन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए मृदा को क्या हम जला सकते हैं, मिट्टी को जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं। सीएनजी तो भाई ये ईंधन है, एलपीजी जो है ये ईंधन है, और बायोगैस तो ये भी ईंधन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मृदा, यानी कि एक ईंधन पूछा गया, एक नहीं है, निगेटिव पूछा गया, तो मृदा जो है एक ईंधन नहीं है, मिट्टी एक ईंधन नहीं है, इसको हम नहीं जला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों क्या दिया गया है। अरे आ जाओ, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है घोल विद्युत का जो है सुचालक है। तो घोल विद्युत का सुचालक जो होता है वो नींबू का रस, नींबू का रस जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है बच्चों। सवाल यहाँ पे देखिए कहता है कि कौन सी गैस जो है अत्यंत विषैली है, कौन सी गैस जो है वो अत्यंत जो है विषैली होती है, कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अत्यंत जो है विषैला होता है, पूरी तरह से जो है जहर होता है। ठीक है, तो याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो अत्यंत जो है विषैली होती है, और इस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कहता है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका। देखिए निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है आपको मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो क्या होता है, अमीबा का होता है, आकार का भी। ठीक है, अरे यहाँ पे ऐसा सबसे छोटी कोशिका पूछी गई है। देखिए सबसे छोटी कोशिका पूछी गई तो बच्चों आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अरे किधर गया, अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि यीस्ट का जो है उपयोग किसके उत्पाद में किया जाता है। तो यीस्ट का जो उपयोग है ना वो अल्कोहल के उत्पाद में किया जाता है। अल्कोहल बनाने के लिए जो है यीस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने सवाल देखिए क्या दिया गया है कि मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया रोग का मुख्यतः कारण होता है जीवाणु, यानी कि मच्छर। मच्छर से ना मलेरिया फैलता है, तो मच्छर जो होता है उसमें जीवाणु का ही जो है मुख्य रोल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग का कारण होता है। तो मलेरिया रोग का कारण क्या होता है, जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया। अरे इसका ये नहीं, जीवाणु नहीं होगा, इसका मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मलेरिया का। ठीक है, चलिए अगले आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक जो है हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है एक क्या है, एक हार्मोन है जो कि पुरुष हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक पुरुष हार्मोन होता है, मैन हार्मोन होता है। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों की क्या दिया गया है कि बल क्या है। तो बल जो है, तो बल जो है केवल परिणाम होता है, बिल्कुल सही, ये भी परिणाम केवल परिणाम होता है। देखिए कहता है कि परिणाम और दिशा दोनों होती है, केवल दिशा होता है। देखिए बल क्या है, तो बल एक फोर्स है ना, एक वो फोर्स है, यानी किसी भी स्थिर स्थिर वस्तु को हम जो है धक्का मार के उसको हम गतिशील ला सकते हैं बल का प्रयोग करने के साथ। यानी कि बल क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी कोई ऑप्शन सही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे गति रहता तब ये ऑप्शन होता। ठीक है, देखिए यहाँ बल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए दिया गया है कि विद्युत का जो है सुचालक और धातु का क्या नाम है। देखिए ये सवाल ना एग्जाम में 100% पूछता है, ये बार बार रिपीट होता है कि विद्युत का जो है सुचालक पदार्थ पूछा जाता है, सुचालक और धातु पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए विद्युत का जो है सुचालक और धातु का क्या नाम है। तो विद्युत का क्या है, सुचालक और धातु पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट, जो कि आपने देखा होगा पेंसिल में, पेंसिल में जो ब्लैक वाला अंदर में रहता है बीच में, वही आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 बिल्कुल सही व सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया है कि वायु जो है किसका मिश्रण है। तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है। तो वायु जो है धूल कण, ये सारे धूल कण हो गया, गैस हो गया, ये सारे का मिश्रण है। तो यानी किसका क्या हो जाएगा, ये गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, वो गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है, और जो है एरोसोल फुआर में भी होता है। इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है, इनमें से सभी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल दी गई है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल कहता है कि भोजन है ना,
भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन से जो हमें प्राप्त ऊर्जा मिलती है, भोजन हम करते हैं और जो ऊर्जा मिलती है, हम जो है सांस लेने में उसका यानी श्वसन की क्रिया में हम उसका जो है उपयोग करते हैं, पाचन की क्रिया में उसका उपयोग करते हैं, उत्सर्जन में भी है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। भोजन का ऊर्जा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन में, श्वसन में और उत्सर्जन में, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल दिया गया है बच्चों की तैलीय सतह से। तो देखिए तैलीय सतह में क्या होता है? तैलीय सतह में जो तेल वाला जो सतह होता है, तेल वाला जो सतह होता है वो फिसलन होता है। तेल वाला सतह क्या होता है? फिसलन होता है। तो फिसलन क्यों होता है? तो घर्षण कम होता है, नहीं घर्षण जो है घट जाता है, घटने के कारण से ही तैलीय सतह में फिसलन हो जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सवाल क्या है कि तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घटता है। तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घट जाता है यानी घटता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने क्या भाई? देखिए सवाल कहता है कि आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक का हर जो होता है, आवृत्ति का मात्रक हर जो होता है, इसको एसआई मात्रक पूछा जाता है। इसको आप लोग नोट लीजिएगा। एग्जाम में अगर पूछ दे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है और जूल प्रति सेकेंड, इसका फॉर्मूला भी ये सब पूछ देगा। बल का फॉर्मूला क्या आता है ये सब पूछेगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि पृथ्वी के अनाचक कंपन को कहते हैं। देखिए अचानक, अरे भाई पृथ्वी में अगर अचानक कंपन हो रहा है, हम बैठे हैं और अचानक ऐसे सकरने हिलने लगेंगे तो बोले अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो भागो। तो क्या हो जाएगा? भूकंप। तो यानी पृथ्वी के अचानक कंपन हो कंपन को क्या कहते हैं? तो अचानक अगर कंपन आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। तो भूकंप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों दी गई है। सवाल कह रहा है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। तो जो समाप्त हो जाएगा, जो समाप्त हो जाएगा उसको, उस प्राकृतिक संसाधन को क्या कहेंगे? उसको हम खनिज कहते हैं ना, खनिज। वो खनिज होगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए सूर्य की प्रकाश तो कभी खत्म होगा नहीं, वायु तो कभी खत्म होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संसाधन तो खनिज जो है ये खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में पाया जाता है। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्लोरोफिल जो है कहाँ होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में ही पाया जाता है। याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। और याद रखिएगा बच्चों अगर सवाल पूछ दे कि पत्ती जो है हरे रंग का क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ती जो है हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, सवाल क्या था? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, और साइंस का जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है कि सर्वप्रथम जो है चेचक की टीके जो है की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम चेचक की जो है टीके का खोज जो किसने किया है? तो वो जो किया है एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर, या तो एडवर्ड जेनर ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका सोशल साइंस है ना, तो इसके बाद आपका जो है सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस का जो है वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक जो है अपना कमेंट नहीं दिए जल्दी कमेंट कर लेना, और एग्जाम से पहले आप लोग को हर हाल में रिवीजन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।